गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा, इसमें दो वीडियो हमने पब्लिश कर दिए हैं और इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में डिटेल डिस्कशन कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हेलोजन के साथ रिएक्शन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके किस किस टाइप के कंपाउंड बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होती है। क्लियर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। कौन कौन से मॉलिक्यूल की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे नाइट्रोजन के केस में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे टोटल हमारे पास 3 टाइप के मॉलिक्यूल है, एक डाइनाइट्रोजन गैस, उसके बाद अमोनिया और लास्ट में है नाइट्रिक एसिड। ये तीन ही मॉलिक्यूल पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो चलो पहले बात करते हैं आज डाइनाइट्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग आप डालिए डाई नाइट्रोजन गैस, है ना। डाई नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है N2। अच्छा, इसको नाइट्रोजन गैस भी बोल सकते हैं, है ना, डाई नाइट्रोजन गैस भी बोलते हैं। क्लियर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और यूजेस पढ़ेंगे। चार चीजें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रिपरेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज, और जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों आ गई, और यूजेस। तो जितने भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमारे पास है वो इन 3 चीजों पे ही सिमटेगा। क्लियर। और कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। अभी नीट में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। क्लियर। अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाई नाइट्रोजन गैस। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन, है ना। तो डाई नाइट्रोजन गैस को कैसे बनाते हैं? प्रिपरेशन। तो जनरली प्रिपरेशन में हमारे पास 2 मेथड होते हैं, लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, है ना। तो वो आपको समझना है कौन लेबोरेटरी मेथड है, कौन इंडस्ट्रियल मेथड है। क्लियर। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंडस्ट्रियल मेथड की। तो ए पॉइंट लिखेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। अच्छा देखो, अगर हमें ज्यादा क्वांटिटी में बनानी है, लार्ज स्केल में बनानी है तो इंडस्ट्रियल मेथड, और कम क्वांटिटी में बनानी है, स्मॉल स्केल में बनानी है तो लेबोरेटरी मेथड। ठीक है भाई। तो इंडस्ट्रियल मेथड में किस टेक्निक का हम यूज करेंगे? देखो, तो बच्चों देखो, इंडस्ट्रियल मेथड जो है वो एयर में से नाइट्रोजन को अलग करने का मेथड है। तो आपको पता है कि जो हमारी एयर है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 78%। तो वहीं से हम नाइट्रोजन को अलग करके उसको यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है यार। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे? एयर को हम लिक्विफाई करेंगे, लिक्विफिकेशन। ठीक है। तो एयर जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, लिक्विड एयर। तो N2 भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और O2 भी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना। क्लियर। O2 प्लस N2 इन लिक्विड फॉर्म। क्लियर। अब देखो बच्चों, O2 और N2 जब लिक्विड फॉर्म में होती हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। क्लियर। देखो, O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 90 केल्विन है और N2 का बॉइलिंग पॉइंट है वो 77.2 केल्विन है। तो जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। तो देन अप्लाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड मालूम है ना आपको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम 2 ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है उनको अलग कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है? N2 इन लिक्विड स्टेट में अलग हो जाएगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन, और प्लस O2 इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड O2 और लिक्विड N2 अलग अलग हो जाएगी, तो लिक्विड N2 को हम जो है यूटिलाइज कर लिया। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है। ठीक है भाई। अच्छा, अब 3 मेथड ऐसे हैं जो लेबोरेटरी वाले मेथड है, तो ये नोट कर लिया आपने। ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है लेबोरेटरी मेथड, है ना।
देयर आर 3 मेथड इन द लेबोरेटरी स्कीम। तो दूसरा हमारे पास है लैब मेथड्स, ठीक है। नंबर 1, इसमें नंबर 1 है कैसे बनाएंगे। देखो, आपको मालूम है कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके हीट करने से नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। पहला कंपाउंड हमारे पास है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। क्या बोलेंगे इसे बच्चों? अमोनियम डाइकार्बोनेट, अमोनियम, हाँ डाइकार्बोनेट है ना, डाइक्रोमेट, सॉरी क्या बोलना, अमोनियम डाइक्रोमेट, AMMO, अमोनियम डाइक्रोमेट, डाइकार्बोनेट डाइक्रोमेट, ठीक है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। इसको अगर हम हीट करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिलेगा? एक तो हमें N2 गैस मिलेगी, प्लस हमें Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 2H2O, 4 हाइड कितने हैं? 4H2, ठीक है। तो देखो N2 गैस में अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने से हमें N2 गैस प्राप्त होती है। दूसरा, एजाइड का डिग्रेडेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ एजाइड ऑल्सो गिव नाइट्रोजन के। तो 2 तरह के एजाइड हमारे पास है। एक हमारे पास है बच्चों बेरियम एजाइड। तो एजाइड होता है N3, ध्यान रखना है ना, N3, और इस पर 1 माइनस होता है, तो इस पर 2 प्लस होते हैं, तो 2 बाहर आ गया। तो बेरियम एजाइड को अगर हम हीट करेंगे तो बेरियम अलग हो जाएगा और हमें N2 गैस मिल जाएगी। उसी तरह जो है सोडियम एजाइड को अगर हम गर्म करेंगे, NaN3, इसको 2 मॉलिक्यूल ले लो, तो एजाइड के डिग्रेडेशन से हमें क्या मिलता है बच्चों? N2 गैस मिलती है। क्लियर? तो डाइक्रोमेट और एजाइड के डिकम्पोजिशन से। तीसरा मेथड हमारे पास है, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट, दिस इज सोडियम नाइट्राइट है ना, नाइट्रेट नहीं, दिस इज सोडियम नाइट्राइट। क्लियर? अच्छा, इसका नाम है, इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, दिस इज कॉल्ड बेरियम एजाइड, दिस इज सोडियम एजाइड। नाम ही लिखते जाना सबने बच्चों, है ना। दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम नाइट्राइट। तो इन दोनों को पहले हम ट्रीट करेंगे तो हमें मिलेगा NH4NO2, सोडियम अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट प्लस सोडियम क्लोराइड, है ना बच्चों। अब देखो, जो हमारा अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2, इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा N2 प्लस 2H2। तो बच्चों ये 3 मेथड है जहां से हम नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं। तो एक ये वाला मेथड, एक एजाइड और डाइक्रोमेट को हीट करने से। क्लियर? तो नोट करो जरा फटाफट से, ठीक है। अच्छा देखिए, एक और चीज है इसमें, जो ये जो मेथड है ना हमने अभी लिखा है, इस मेथड में नाइट्रिक ऑक्साइड एंड HNO3 प्रोड्यूस एज इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की फॉर्म में नाइट्रिक ऑक्साइड और HNO3 प्रोड्यूस होते हैं। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इस N2 को पास करते हैं, पास N2 गैस, या पास मिक्सचर ऑफ N2 गैस इन H2SO4, concentrated H2SO4 containing पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो H2SO4 भरा होगा, उसमें K2Cr2O के साथ मिक्स होगा, है ना। तो इसमें ये पूरी की पूरी दोनों एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वो प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा फिर। क्लियर? तो बस इतना ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास बच्चों प्रिपरेशन। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने ये देखना है कि वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, या फिर जो है
उसमें किसी तरह की कोई ऑर्डर भी है ना, कलर किस तरह का है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिपरेशन हो गया। दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों जो N2 है, दिखती है नहीं दिखती है, तो यानी ये क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, है ना, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक गैस। ठीक है, नॉन टॉक्सिक गैस होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, जनरली वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल इन वाटर हम लिखेंगे यहां पर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बच्चों, और तीसरा मेन पॉइंट होगा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो होता है ना, तो लो बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक, अच्छा एक और चीज, जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके दो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप्स, मतलब रेडियो एक्टिव नहीं है। कौन कौन से, N15 एंड N14, बस 14 तो रहेगा 15 भी रहेगा। क्लियर, चलो नोट कर लिया सबने। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की, है ना। बस केमिकल प्रॉपर्टी पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे। देखिए, जो नाइट्रोजन गैस है जनरली रूम टेम्परेचर पर वो अनरिएक्टिव होती है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज तो लिखा ही है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे हम, N2 गैस इज अनरिएक्टिव और इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर ये लगभग अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, या नॉन रिएक्टिव होती है। दिस इज ड्यू टू रीजन क्या है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना। तो कितनी होती है बच्चों, 941.4 4 की 7 हाँ किलो जूल पर मोल, देख लेना, इतनी बॉन्ड एंथैल्पी होती है। तो जनरली इतनी बॉन्ड एंथैल्पी आपको रूम टेम्परेचर पर नहीं मिलती है, तो ये नॉन रिएक्टिव होती है। हाँ, अगर ये रिएक्शन करेगा तो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा जनरली, है ना। क्लियर, तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल्स, है ना। और दो ही मेटल हमारे पास है, एक लिथियम और दूसरा मैग्नीशियम। तो अगर ये लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा तो बोलो बच्चों क्या बनाएगा, लिथियम नाइट्राइड, है ना। लिथियम पर +1, इस पर -3, तो क्या होने वाला है, Li3n, ये तो होने वाला है। ठीक है, तो इधर करेंगे हम, ये 2 हो गए, तो यहां हम 2 लिखेंगे, तो इधर हो गया 6। ठीक है, तो लिथियम नाइट्राइड विल बी ऑब्टेन, है ना। दूसरा है मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम +N2, तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम पर 2+, तो ये Mg3N2, है ना, तो 3Mg, तो क्या होगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम नाइट्राइड, बस बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है ना। दूसरा रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल। ठीक है भाई, कौन कौन से नॉन मेटल हमारे पास है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बस ज्यादा नहीं करना है ना। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो आपको मालूम है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, अमोनिया गैस बनती है ना। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, N2 + 3H2 = 2NH3, दिस इज अमोनिया।
अच्छा, अमोनिया गैस अगर इस मेथड से बनती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मालूम है आपको? हैबर प्रोसेस। पूछा जाता है कई बार नेम से कि हैबर प्रोसेस क्या होती है। तो N2 और 3s2 जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो 2NH3 अमोनिया गैस बनती है। दिस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। अच्छा बच्चों, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 46.1 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है, -46। क्लियर? तो अमोनिया बनने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इस पर अभी डिटेल डिस्कस करेंगे जब मैं अमोनिया पढ़ाऊंगा, तो बस। अच्छा, दूसरा नॉन मेटल हमारे पास है ऑक्सीजन। तो जब N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? 2NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। और आपको मालूम होगा बच्चों कि नाइट्रिक ऑक्साइड एक ओजोन लेयर डिप्लीटिंग एजेंट है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि जनरली जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करते। इनकी रिएक्शन तभी होगी जब टेम्परेचर हाई होगा। तो लगभग बच्चों यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो 2000 से लेकर 3000 केल्विन तक होता है। इतना टेम्परेचर होता है तभी जाके रिएक्शन होगी। दे डू नॉट रिएक्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है भाई, समझ में बात आ रही है? तो ये हमारे पास इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए, है ना। तो फटाफट से नोट करो बच्चों, बस इतना ही करना आपको, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं यूजेस की। यूजेस में भी बस थोड़ा 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। जनरली जो हमारे पास जो नाइट्रोजन होता है बच्चों ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने के काम आता है, जैसे नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, है ना। अच्छा, जो नाइट्रोजन होता है वो अगर लिक्विड फॉर्म में हमने रखा है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने के भी काम आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 यूजेस, है ना। नंबर 1 यूजेस क्या है? यूज टू प्रिपेयर कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम साइनामाइड। सुना ना आपने नाम इसका, CaCN2, है ना। इस तरह बच्चों, कैल्शियम साइनामाइड इस तरह के कंपाउंड बनाने के काम आता है। दूसरा, इट इज यूज्ड एज इनट एटमॉस्फेयर। इनट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, क्योंकि लगभग नाइट्रोजन इनट होती है। यूज एट इनट एटमॉस्फेयर इन स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। क्लियर? और इसी में लिखो यूज्ड एज इनट डाइल्यूएंट्स, डाइल्यूएंट्स इन केमिकल रिएक्शन, है ना। तो नाइट्रोजन जनरली इनट होता है, इसीलिए जो है इनट एटमॉस्फेयर और इनट डाइल्यूट के फॉर्म में ये यूज होता है। ठीक है भाई। तीसरा, जैसे मैंने बोला कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहां पर आपको माइनस में टेम्परेचर चाहिए वहां पर हम यूज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन, है ना। तो देखो बच्चों, लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, है ना। बहुत सारे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं जिनको प्रिजर्व जो है लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया जाता है, एंड यूज्ड इन क्रायोसर्जरी।
क्रायो सर्जरी, है ना। तो जहां पर टेम्परेचर कम हमें रखना पड़ता है और वहां पर हमें काम करना पड़ता है, चीजें खराब होने से बचानी होती है, तो वहां पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। क्लियर? तो नोट करो बच्चों फटाफट से, है ना। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ना। तो चलो ये हमने अब कंप्लीट कर लिया है, कौन सा, नाइट्रोजन, है ना। तो नाइट्रोजन फटाफट से कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ जल्दी से, ठीक है। पानी पी लो मैं तब तक। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों अमोनिया, है ना। समझ में आ गया? मिटा दो बस। तो हमने देखो 3 चीजें पढ़ी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो यही हमने जो है बार बार रिपीट करना है हर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए, ठीक है बच्चों। चलो तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अमोनिया, अमोनिया गैस, है ना। तो हैबर प्रोसेस अमोनिया गैस को बनाने का सबसे अच्छा मेथड है और ये इंडस्ट्रियल मेथड भी है इसका। बाकी और मेथड से भी हम अमोनिया गैस बना सकते हैं। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे बच्चों अमोनिया, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, इन तीनों पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन। अच्छा बच्चों, अमोनिया को कभी आपने स्मेल किया, सूंघा कभी? मैं बताता हूं। जहां कोई जानवर मरा होता है, जानवर सड़ रहा होता है, तो वहां पर जो स्मेल आती है वो अमोनिया की स्मेल आती है ना। तो जनरली अमोनिया क्या है बच्चों, एक बाई प्रोडक्ट है किसका, नाइट्रोजनस सब्सटेंस का। तो जब कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डिग्रेड होता है तो वहां पर अमोनिया की स्मेल आती है, ठीक है। तो अब पता चल गया होगा अमोनिया किस तरह का होता है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं ना। तो देखो नंबर 1, अमोनिया को कहां से बनाया जा सकता है, यूरिया से। यूरिया का फॉर्मूला मालूम है, NH2CONH2, दिस इज यूरिया। तो बच्चों जब हम यूरिया का डिग्रेडेशन करते हैं, सबसे पहले यूरिया को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो हमें मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। कितने एच है, 4 दूनी 8, 2 और 2 4, 4 8 हो गए, ठीक है। तो अमोनियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है बच्चों अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल प्लस CO2 प्लस H2O, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है। देखो तो पहला मेथड क्या हुआ, डिग्रेडेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, और अमोनियम कार्बोनेट हमें कहां से मिला है, यूरिया से। तो नाम लिखते जाओ, है ना, अमोनियम कार्बोनेट, क्लियर। और ये हमें अमोनिया मिल ही गया। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखो, कुछ ऐसे अमोनिया के सॉल्ट हैं जिनको अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीट करें तो अमोनिया गैस बनती है ना। तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ, ज्यादा अच्छा रखेगा, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम सॉल्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अमोनियम सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एल्कली, ठीक है। अच्छा अमोनियम सॉल्ट कौन सा हुआ, देखो NH4Cl, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम KOH के साथ, तो बच्चों हमें मिलेगा NH3 प्लस KCl प्लस H2O। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी KOH, KCl H2O और NH3। दूसरा है हमारे पास अमोनियम सल्फेट, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम NaOH के साथ। 2 मॉलिक्यूल NaOH हमने लिए, तो अगेन अमोनिया तो पहले निकाल दो अलग, फिर सोडियम सल्फेट निकाल दो अलग, Na2SO4, और क्या बचा, वाटर बचेगा। तो कितने मॉलिक्यूल वाटर बचेंगे, 2 ही मॉलिक्यूल बचेंगे मुझे ऐसा लगता है ना। 2 दूनी 4 और 3 7, 4 दूनी 8 और 2 10 है, तो 2 मॉलिक्यूल, हाँ 3 दूनी 6 और 4 10, अब ठीक है, क्लियर। तो ये देखो अमोनियम सॉल्ट को हमने एल्कली के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो हमारे पास है उसको मैं अलग लिखूंगा, हैबर प्रोसेस, है ना। ये नोट करो जरा फटाफट से बच्चों, ठीक है। 2 मेथड हो गए,
तीसरा मेथड है हैबर प्रोसेस। अभी मैंने आपको हैबर प्रोसेस बताया था। हैबर प्रोसेस में हम क्या लेंगे, हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस के साथ ट्रीट करवाएंगे और हमें अमोनिया मिल जाएगा, है ना। तो तीसरा मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड यानी ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, N2 प्लस 3H2 दोनों क्या है, गैस है, और प्रोसेस क्या होगी बच्चों, इक्विलिब्रियम। तो बनेगा 2NH3 अमोनिया, ये भी गैस, ठीक है। और डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, -46.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई, इतनी, ठीक है। तो ये हमारे पास अमोनिया को बनाने की प्रोसेस है। तो क्या लिया हमने, N2 प्लस 3H2 2NH3, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, आगे भी जाएगी बैकवर्ड भी जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम, उसमें क्या पढ़ा होगा, ले-चैटलियर प्रिंसिपल। तो ले-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपको अमोनिया ज्यादा रखनी है तो कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, यानी टेम्परेचर और प्रेशर को आपको चेंज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से आपको क्या मिलेगा, अमोनिया ज्यादा मिलेगा। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू ले-चैटलियर, LE है, क्या स्पेलिंग होती है चैटलियर की, CHATALIER है, ले-चैटलियर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ले-चैटलियर प्रिंसिपल, द प्रोडक्शन ऑफ ammonia, the production of ammonia will be more by following way, है ना। अगर हमें जो है अमोनिया के प्रोडक्शन को ज्यादा करना है तो क्या तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। देखो, नंबर 1, सबसे पहले बच्चों हम करेंगे प्रेशर। तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम राइट हैंड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो कितना प्रेशर होता है, लगभग 200 ATM, ठीक है। दूसरा है टेम्परेचर। तो बच्चों हम टेम्परेचर को हमेशा लो रखते हैं, कम टेम्परेचर रखते हैं, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो कितना टेम्परेचर रखना पड़ेगा, 700 केल्विन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कौन से कैटलिस्ट यूज होते हैं इस पे, सबसे इंपॉर्टेंट है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और उसके साथ हम क्या मिलाते हैं, K2O प्लस Al2O3 विद इन स्मॉल अमाउंट, ये वाले दोनों विद स्मॉल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें मॉलिब्डेनम भी यूज होता है, मॉलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, ये वाला, समझ में बात आ रही है। तो ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है, MO एज ए प्रमोटर, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, K2O प्लस Al2O3, ठीक। तो ये पूरी रिएक्शन होगी। जब भी आप लिखेंगे पूरी रिएक्शन लिखेंगे, कैटलिस्ट के नाम भी कैटलिस्ट भी लिखेंगे ऊपर, प्रोमोटर भी लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको भी लिखेंगे, और ये तीनों चीज लिखेंगे। तब जाके आपको पता लगेगा कि हमें अमोनिया को ज्यादा से ज्यादा कैसे बनाना है, ठीक है भाई। चलो, तो ये बच्चों 3 मेथड हो गए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया को ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारी प्रिपरेशन, ठीक है। तो हमने इन 3 मेथड से अमोनिया को बना दिया है, जिसमें से बच्चों हैबर प्रोसेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना आपको हैबर प्रोसेस, ठीक है। नेम रिएक्शन जहां जहां पर आती हैं, किसी नेम से कोई रिएक्शन पूछी जाती है तो उसको आपको याद रखना है। क्लियर। चलो, अब बच्चों बात करेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज पर।
तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो अमोनिया होती है वो कलरलेस होती है, दिखती तो है नहीं, लेकिन स्मेल होती है इस पे। और कौन सी कैसी स्मेल होती है? पंजेंट, एकदम तीखी। ठीक है, तो पहला है कलरलेस। कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस। पंजेंट एकदम तीखी स्मेल होती है, सूंघ नहीं सकते अगर लेबोरेटरी में कोई पड़ा हो तो, है ना। तो कलरलेस पंजेंट स्मेल गैस। ठीक है, अमोनिया वाटर में बहुत अच्छा सॉल्युबल होती है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है बच्चों, तीसरा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दूसरी गैस के मुकाबले, है ना। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो अमोनिया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? चलो, तो बस ये तीन ही प्रॉपर्टी आपको लिखनी है ना। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। तो मिटा दे भाई ये पूरा की पूरा। फिजिकल प्रॉपर्टी पर इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस ये दो चार चीजें रिपीट होती रहती है बस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर 1, बेसिक नेचर। अच्छा, क्या लगता है आपको अमोनिया बेसिक होता है? यस भाई, बेसिक होता है। क्यों बेसिक होता है अब प्रूफ करना हमने, है ना। देखो, जब आप अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पता है क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक वीक बेस है जो डिग्रेड होके अमोनियम आयन और OH माइनस आयन में टूट जाता है। तो देखो, इसने क्या दिया? OH माइनस आयन दिया। और वो कंपाउंड जो OH माइनस आयन देते हैं क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। दैट्स वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया? तो ये प्रूफ हुआ अमोनिया बेसिक होता है। एक और चीजों से हम प्रूफ करते हैं। देखो, जो भी बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सॉल्ट बनाता है। तो चलो, अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, है ना। देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की करो या अमोनिया की करो, बातें की है। तो अगर मैं इसकी HCl के साथ रिएक्शन करता हूं, किसकी? अमोनिया की, तो हमें मिलता है बच्चों अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट है। और अगर हम अमोनिया की H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। ठीक है भाई, तो 4 दूनी 8, तो यहां 2 रखो। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो देखो, अमोनिया यहां पर बेसिक नेचर शो कर रहा है क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। तो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट कौन बनाता है? बेस बनाता है भाई। तो ये सारी रिएक्शन ये प्रूव करती है कि अमोनिया क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो नोट करो फटाफट से। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, इसके स्ट्रक्चर पर भी डिस्कस करेंगे हम अभी, है ना। ठीक है भाई, हो गया। अब बात करते हैं बच्चों रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, है ना। देखो, जनरली जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके उस मेटल का हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में PPT बना देता है, उस मेटल को प्रेसिपिटेट कर देता है। किसकी फॉर्म में? हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। देखो, मान लीजिए हमारे पास है FeCl3 और हमने यहां पर जो है इसकी रिएक्शन करानी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चों क्या होगा? देखो,
OH3 का पीपीटी बन जाएगा। ये नीचे मैंने एरो मारा है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट है। और ये प्रेसिपिटेट कैसा होता है? ब्राउन पीपीटी। और बचेगा क्या? NH4Cl, 3NH4Cl, 3 करो इस तरह से। दूसरा ZnCl2 प्लस NH4OH, 2NH4OH है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ZnOH का 2 होल ट्वाइस और 2NH4Cl है ना। ये भी पीपीटी बन देता है, लेकिन ये कौन सा पीपीटी होता है? वाइट पीपीटी होता है, वाइट पीपीटी। तो इस तरह से ये मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके उनको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करा देता है। क्लियर? ठीक है भाई, नोट करो फटाफट से, फिर लास्ट एक और रिएक्शन करते हैं, फिर खत्म करते हैं इसको। ठीक है, दो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी देखिए बच्चों, जो हमारा अमोनिया है ना, उसके पास लोन पेयर है ना। और ये जो लोन पेयर है ये किसी को दे सकता है, ऐसे किसी कंपाउंड को दे सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, या ऐसे किसी एटम को दे सकता है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के। तो दोनों तरीकों में इसका कौन सा नेचर शो हो रहा है? लीविस बेस। तो तीसरा हमारे पास है लीविस बेस। ठीक है भाई, देखो तो जैसा हम लोग जानते हैं कि लीविस बेस कौन से कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे दोज कंपाउंड्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है भाई, तो भाई अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अमोनिया हैज इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर होता है। तो ये जो लोन पेयर है ये किसी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो किस किस को डोनेट कर सकते हैं बच्चों? देखो है ना, द लोन पेयर ऑफ अमोनिया कैन बी डोनेट to those who are electron deficient है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, CIENT, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर? तो जब बच्चों ये किसी वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले एटम को या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले एटम को इलेक्ट्रॉन देता है तो वहां पर क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो हुआ ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी एक दे रहा है शेयर दोनों कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। आपको पता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और प्लस NH3। तो इसके पास ये जो लोन पेयर है ये बोरॉन को दे देगा, है ना। तो क्या बनेगा? देखो बच्चों यहां पर बनेगा NH3 और BF3। देखिए NH3 के लोन पेयर BF3 के तरफ जा रहे हैं, और हमने क्या कर दिया? यहां पर एरो लगा दिया। दिस एरो शोज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में बात आ रही है? तो यहां पर BF3 क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था। लेकिन अगर हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला कोई एटम हो, और वो एटम कौन से होते हैं बच्चों? मोस्टली ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल ना। तो ट्रांजिशन मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उन कॉम्प्लेक्स में हमेशा क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो Cu2+, ये एक्वस में है, ठीक, और इसका कलर होता है बच्चों ब्लू, है ना।
और इसकी रिएक्शन हमने कर दी अमोनिया के साथ 4NH3, तो क्या बनेगा CuNH3 का होल 4 और इधर बनेगा 2+। दिस विल नाउ शो डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर। तो देखो दिस इज कॉम्प्लेक्स। हुआ क्या कि कॉपर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल थे, तो उन वैकेंट डी ऑर्बिटल ने किसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, अमोनिया के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, है ना। तो एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना दिया, और इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर और अमोनिया के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस समय नीट में आया था, देख लेना नीट का पेपर। दूसरा Ag प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, AgCl। और बच्चों AgCl का पीपीटी बनता है, कैसा पीपीटी बनता है, वाइट पीपीटी, है ना। अच्छा अब देखो AgCl किसके साथ रिएक्शन करेगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया लेंगे, तो यहां पर बनेगा AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl बाहर। ठीक है, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स हुआ, लेकिन अब जो है इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, इट विल डिसकलरेशन, यानी कलरलेस हो जाएगा। तो ये वाला कंपाउंड भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यहां पर जो है Ag के डी ऑर्बिटल में किसके इलेक्ट्रॉन आ गए, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन, यानी अमोनिया के लोन पेयर आ गए, है ना। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ। तो बच्चों देखो यहां पर 2 चीजें आपको समझनी है, एक तो ये लिविस बेस की तरह काम कर रहे हैं, दूसरा ये जो अमोनिया है ना वो मेटल के डिटेक्शन में भी काम आता है। कैसा, देखो Cu जो है सिंगल है तो ब्लू कलर है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में है तो डीप ब्लू कलर है, चेंज हो गया कलर। AgCl व्हाइट पीपीटी होता है, लेकिन अगर ये अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कलरलेस होता है। तो ऐसे हम मेटल का डिटेक्शन भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो तो नोट करो फटाफट से, है ना। चलो अब लास्ट इसकी यूजेस की बात करते हैं, बाकी खत्म, है ना, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, फटाफट से इसको फिनिश करते हैं। बस बच्चों आपको रिवाइज करते रहना है ना, ये जरूरी नहीं कि एक बार पढ़ो और बस भूल जाओ, ये तभी आएगा जब इसको बार बार आप रिवाइज करोगे, है ना। इसीलिए रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। पी ब्लॉक बहुत परेशान करता है वैसे भी। लास्ट USES यूजेस, है ना। तो देखो बच्चों जो अमोनिया है वो बहुत सारे फर्टिलाइजर को बनाने के काम आता है ना। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, है ना। अच्छा कौन कौन से फर्टिलाइजर है, जैसे आपने पढ़ा होगा यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट 3 लगेगा यहां पर, अमोनियम नाइट्रेट NH4 रखो यहाँ, NH4 है ना, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है भाई। अमोनियम फॉस्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट, है ना। तो ये सारे फर्टिलाइजर हैं जो कि अमोनिया के थ्रू बनाए जाते हैं। दूसरा जो अमोनिया है वो काफी सारे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के काम आते हैं, ठीक है। यूज्ड टू प्रिपेयर इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिकल्स है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड को बनाने के भी ये काम आता है, ठीक है बच्चों। और तीसरा लिक्विड नाइट्रोजन का जो यूज होता है वही यूज लिक्विड अमोनिया का भी होता है, ठीक है। तो लिक्विड अमोनिया
लिक्विड अमोनिया यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। बस, तो फर्टिलाइजर, नाइट्रिक एसिड और रेफ्रिजरेंट। क्लियर हो गया? तो ये 3 इंपॉर्टेंट यूज है अमोनिया के। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक और चीज भूलता रहा मैं, है ना, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं भाई, इसको मुझे पहले बता देना चाहिए था। वैसे अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना, कैसे बनता है। देखो 1 2 3, 1 2 और 3 है, 107.8 डिग्री, बस बात खत्म। तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा, बस बात खत्म। और बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों, 107.8 डिग्री, बात ये पढ़ना। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा। चलो, तो ये था हमारे पास अमोनिया एंड नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रीडिंग लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या सेपरेट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, नमस्कार।